मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों आज के जो मेरा प्रोग्राम है इसका सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, व्यवहारिक है। क्या है? कैश, नकदी, जिसको कि हम लोग रोज़ सुबह से शाम तक डील करते हैं। मित्रों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम दिन भर घुसे रहते हैं, लेकिन उसकी डीलिंग कैसे की जाए, उसके नियम क्या हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो आज का जो ये वीडियो है मैं इसमें ये बताऊंगा कि कैश के संबंध में इम्पॉर्टेंट क्या नियम है। हालांकि सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको समराइज़ करते हुए, क्योंकि मित्रों टाइम की तो बड़ी समस्या होती है, टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, तो हमें कम समय में मैं कैसे बताऊं, इसको मैंने देखते हुए एक कैश जो ये सब्जेक्ट है इस पर मैंने 6 पॉइंट बना लिए हैं इसको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जिनकी जिज्ञासा, जिनके बारे में जानने की इच्छा सभी लोगों को होती है और जनरली इसका आंसर लोगों को नहीं मिलता, सही जवाब नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को 6 पॉइंट्स में तब्दील कर दिया। वो 6 पॉइंट्स क्या हैं? ये हैं 6 पॉइंट। नंबर 1, घर में कैश रखने की सीमा क्या है। घर में अक्सर ये देखा जाता है कि जैसा वो छापा पड़ गया तो इसमें कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, बैंक से कैश लेना या निकालना, इस संबंध में क्या नियम है। नंबर 3, शादी में मैरिज के अवसर पर कितना पैसा कैश के रूप में खर्च करने का नियम है, कि कितनी लिमिट है खर्च करते हैं। नंबर 4, शादी के अवसर पर गिफ्ट कैश, अगर किसी को कैश देना है या गिफ्ट कैश लेना है तो उसका नियम क्या है, कितना ले सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते समय कैश की क्या लिमिट है, कितना हम कैश दे सकते हैं या कितना कैश ले सकते हैं। ये पॉइंट है। इन 6 पॉइंटों को हम वन बाई वन इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि घर में कैश रखने की सीमा क्या है। मित्रों सभी लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते हैं तो घर में कैश रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में बिना कैश के काम नहीं चलता। बहुत सारा व्यापार ऐसा है जिसको कि हम कितने ही डिजिटल हो जाएं, लेकिन उसका पेमेंट तो करना है, रात बिरात करना है, दिन में करना है, लेबर को पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल पे करना है, जो कुछ तबका इस तरह का है जो कैश से ही डील होता है, उन सबको भुगतान करना है। तो कैश तो घर में रहेगा, लेकिन कितना रहेगा इसके बारे में इनकम टैक्स में क्या कहा गया है। तो मित्रों मैं इसमें बारे में बताऊं, घर पे कैश रखने की कोई लिमिट नहीं निर्धारित की गई है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि कितने ही आप कैश रख लें, लेकिन इसके साथ में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वो एक्सेप्शन क्या है कि जब भी किसी की यहाँ क्वारी हो, छापा पड़े, रेड पड़े और कैश निकले, तो कैश जो भी निकलता है तो कोई घबराने की बात नहीं, उसका ब्यौरा होना चाहिए, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, उसको हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये पैसा हमारे पास कहाँ से आया। और अगर वो जस्टिफाई हम कर लेते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पैसा हमको ये बताना है कि ये पैसा किसके यहाँ से कहाँ से आया। बैंक से आया तो हमने बैंक से कब विड्रॉल किया उसका सारा डिटेल होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए। अगर हम ITR फाइल करते हैं अपना तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि ITR में तो इनकम है हमारी 5 लाख और घर पे कैश निकल रहा है 50 लाख, तो इसका क्या जवाब। तो ये नहीं, उसका जवाब हमको देना होगा और अगर हम उसको जस्टिफाई कर लेते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि अगर हमने जस्टिफाई नहीं कर पाए और ये इसका हिसाब नहीं दे पाए तो फिर पेनाल्टी। तो पेनाल्टी कितनी होगी? पेनाल्टी है 137%, 137%। मतलब जितना कैश निकला एक्सेस वो तो गया ही गया, 37% की पेनल्टी और लग गई। टोटल 137% की पेनल्टी का प्रोविज़न किया गया है। तो मित्रों इसके ये वाली बात क्लियर हो गई कि घर में कैश रखें, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ब्यौरे के साथ में, उसकी डिटेल्स के साथ में, उसकी कहाँ से आया, किधर से आया, किसने दिया, ये अगर हिसाब रखते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि हम लोग बैंक को डील करते हैं। अब बैंक में इस संबंध में क्या नया नियम आ गया है वो ये मैं बताता हूँ। नया नियम यह है कि यदि 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का कैश जमा कराते हैं, अगर हम 20 लाख रुपए से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए तक कैश जमा कराते हैं तो बैंक TDS काट लेगा।
अब टीडीएस काट लेगा तो कितना काटेगा, 2% से 5% तक। आईटीआर फाइलिंग स्टेटस के अनुसार वो ये तय किया जाएगा कि कितना टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अब टीडीएस काटने की भी व्यवस्था इसमें कर दी गई है। मतलब 20 लाख से अगर अधिक हमने पैसा निकाला कैश, तो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। तो ये इस बात पे अब हमको गौर करना पड़ेगा कि हमने साल भर में कितना पैसा जमा, एक कैश जो है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा निकालेंगे तो इसमें टीडीएस की पोजीशन बन जाएगी। अब हम आते हैं सेविंग अकाउंट में। अगर सेविंग अकाउंट है तो उसमें क्या होता है मित्रों, 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा अगर हम जमा करते हैं तो उसमें पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, पैन नंबर देना पड़ता है। पैन नंबर देने का क्या मतलब है, पैन का मतलब ये कि पैन की मेंशनिंग हो गई तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली गई। अब इसके साथ में ये तो हुआ एक बार में 50,000, लेकिन साल का भी तो एक लिमिट है। एक साल में अगर सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा जमा करा देते हैं तो इसकी सूचना AIR जो एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में नाम भी चला जाता है। तो इसका मतलब ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना बैंक को देना ही पड़ेगा और बैंक के द्वारा ये सूचना दे दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा किया गया है। तो ये सूचना हो गई। लेकिन यही लिमिट जो है करंट अकाउंट के मामले में 50 लाख है। तो 50 अगर करंट अकाउंट है तो एक साल में 50 लाख रुपए तक का कैश जमा किया जा सकता है। तो ये रही बैंक में पैसा जमा करने की स्थिति। अब हम आते हैं तीसरे, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। मित्रों, घरों पे शादी ब्याह होता है और कोई इवेंट होता है किसी भी तरह का, तो इसमें एक नया सेक्शन, जो नई व्यवस्था जोड़ी गई है वो है सेक्शन 269 ST। इसके तहत ये कहा गया है कि एक ही इवेंट, मतलब चाहे शादी का इवेंट हो या कोई और इवेंट हो, एक ही इवेंट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का कैश का हम खर्चा कर सकते हैं। तो अगर शादी है तो मित्रों ये तो मालूम है कि एक शादी में सामान्य रूप से भी 2 लाख रुपए में शादी नहीं संभव हो पाती, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना व्यू है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपनी सोच है। तो IT के हिसाब से ये 2 लाख रुपए तक की कैश की परमिशन हमको देते हैं। तो अब इससे ज़्यादा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोर्स पूछ सकता है कि भाई ये पैसा आया कहाँ से, ये बताइए। हमको इसमें बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से आया, किसने दिया, कहाँ से लाए। और अगर इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तब क्या होगा, तब ऐसे मामले में पेनल्टी की व्यवस्था है वो है 78% पेनल्टी का प्रोविज़न किया गया है। तो ये भी बात क्लियर हो गई। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है शादी के अवसर पर गिफ्ट कैश कितना लिया जा सकता है। तो जब शादी होती है तो उसमें बहुत से लोग गिफ्ट देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, ऑर्नामेंट्स देते हैं तरह तरह के। तो ये सब जो गिफ्ट है इसको लेने की कितनी लिमिट है। तो मित्रों ये मैं क्लियर कर दूं कि शादी के मौके पर दूल्हा दुल्हन को जितना भी गिफ्ट मिलता है, चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो या कैश हो, ये सब टैक्स फ्री की कैटेगरी में आता है, टैक्स फ्री माना जाता है। अब देने वाले की स्थिति को भी हम विचार कर लेते हैं। तो अगर कोई रिश्तेदार गिफ्ट के रूप में कैश देता है तो उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक का तो वो कैश गिफ्ट के रूप में दे सकता है। और अगर 2 लाख से ज़्यादा देते हैं और उसको जस्टिफाई नहीं किया तो 100% पेनल्टी का प्रोविज़न है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि शादी के उसमें 2 लाख रुपए तक का कैश का गिफ्ट दिया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी की जब खरीदारी हम करते हैं, कोई बेचने वाली पार्टी है या कोई खरीदारी है, तब उसमें कैश की क्या पोजीशन है। तो यदि अगर कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल किया जा रहा है या रजिस्ट्री की जा रही है तो इसमें जो प्रॉपर्टी के वैल्यू का जो भुगतान लिखा जाता है उसमें 20,000 की लिमिट है। 20,000 रुपये तक की हम कैश भी दे सकते हैं। जितने रुपए की भी डीलिंग हुई उसमें हम 20,000 रुपये का कैश भी दे सकते हैं। बाकी तो हमको ड्राफ्ट चेक से देना ही पड़ेगा या और जो डिजिटल मोड है उस तरह से दे सकते हैं, लेकिन कैश की सीमा केवल 20,000 है। तो अगर 20,000 रुपये तक का कैश से किसी ने ज़्यादा दे दिया, बहुत ऐसा भी आते हैं लोग कि वो कहते हैं कि नहीं सारा ही कैश दे दो। नहीं, सारा कैश नहीं, कैश की सीमा 20,000 है। 20,000 से अगर ज़्यादा लेन देन की बात
हो गई तो 100% पेनल्टी का प्रोविज़न किया गया है। तो इसमें कितना पेनल्टी लगेगी? 100% लगेगी। तो मित्रों, ये कैश के संबंध में मैंने ये इम्पोर्टेंट सूचनाएं आज आपको दी, जिनका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानकारी होती है तो उसी हिसाब से अपने सारे प्रोग्राम्स को मैनेज किया जाता है और इस तरह की पेनल्टी से बचा जा सकता है। नमस्कार।